नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम भारतीय इतिहास के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और अर्थव्यवस्था के सभी के 5-5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो है हम आज की क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप क्या है, ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और प्रैक्टिस सेट से क्या है कि आप ये जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो चुकी है, ठीक है। तो आपको अपना सिलेबस रीड करना है और उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले भारतीय इतिहास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोने का सिक्का। सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? ऑप्शन है कुषाण, ग्रीक, शक या फिर पर्शियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्रीक। ग्रीक के शासनकाल में जो है सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए गए थे। और इन सिक्कों को जो चलाया था वो चलाया था आपका होता क्या था, ये सोने के सिक्के जो बनाते थे ये लोग, तो दो सरफेस होती हैं आप हेड और टेल आप जानते होंगे। तो एक तरफ तो क्या होता था कि इनकी देवता की मूर्ति रहती, तो एक तरफ जो है इनके राजा की मूर्ति रहती थी, ठीक है ना, ठीक है। और इसको जो चलाया था वो चलाया था आपका बिम कड सेस ने, ठीक है। इसने जो है सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली, कौन सी शैली की बात हो रही है? विमान शैली का निर्माण या प्रचलन सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश या फिर राष्ट्रकूट। तो जो विमान शैली है उसका सबसे पहले जो चला था वो चला था चोल वंश में, ठीक है। किस में चला था? चोल वंश में चला था, ठीक है। चोल वंश में सबसे पहले प्रचलन इसका हुआ था। तंजौर का बृहदी बृहदीश्वर मंदिर, जिसे राजा राज चोल ने लगभग 1000 ईस्वी में बनवाया था। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर को द्रविड़ शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति और भारतीय वास्तुकला की कसौटी माना जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो आपका मंदिर है बृहदीश्वर मंदिर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट इस कला में हो जाता है, ठीक है। और बृहदीश्वर मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है गर्भगृह तथा विमान, ठीक है। तीनों भागों में बटा होना इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये किस शासनकाल में चले थे? चोल वंश ने इनको चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसाने किसने सिखों में एकता लाई और पंजाब में राज्य स्थापित किया? तो सिखों निम्नलिखित में से किस सिख ने जो है एकता लाई थी? तो ऑप्शन है गुरु नानक ने, रणजीत सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु तेग बहादुर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट। रणजीत सिंह ने जो है सिखों में एकता लाई और पंजाब राज्य की को स्थापित किया एक जगह पर, ठीक है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो पंजाब है, पंजाबियों या सिखों में क्या था? 12 मिसल थी। क्या थी? 12 मिसल थी। और 12 मिसल में से ही एक में कौन थे? आपके रणजीत सिंह थे। और रणजीत सिंह किस मिसल में थे? तो मिसल का नाम था शक सुकुर चकिया। सुकुर चकिया मिसल के थे ये आपके रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रचलित हुई? ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल के समय में, मुगल के समय में, चालुक्यों के समय में या विजयनगर साम्राज्य के समय में? तो एकता प्रथा जो हुई थी वो दिल्ली सल्तनत के समय में प्रचलित हुई थी। किसमें हुई थी? दिल्ली सल्तनत में हुई थी। इसमें क्या होता था कि जो सैनिक होते थे, मतलब जो अधिकारी होते थे, अधिकारियों को क्या दे दी जाती थी? भूमि दे दी जाती थी। और भूमि का लगान वसूल करने के लिए उनके ऊपर अधिकारी होते थे, ठीक है, ठीक है। पर वो जो अधिकारी होते थे वो उस जमीन के मालिक बिल्कुल नहीं होते थे, ठीक है ना, ठीक है। तो जो भी राजस्व आता था वो एकता एकता प्रथा के तहत वो अधिकारी वसूलते थे, ठीक है। और ये अधिकारी जो है आपके मुक्ता या फिर अमीर कहलाते थे। अमीर बोला जाता था या फिर मुक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग इस सीरीज में क्लीमेट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? ठीक है। तो क्लीमेट एटली ने कौन सी घोषणा की थी संसद में? भारतीयों को सीमित मतदान अधिकार,
कैबिनेट मिशन की रचना की, ब्रिटेन को आप भारत छोड़ने का निर्णय, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्लीमेंट एटली ने जो है ये घोषणा की थी कि ब्रिटेन जो है भारत को छोड़ करके 20 फरवरी 1947 से पहले चला जाएगा। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की थी, सॉरी 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी। और जून को क्या घोषणा की थी, जून 1948 में से पहले जो है ब्रिटेन जो है भारत को छोड़ करके चला जाएगा, ये घोषणा की गई थी। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को शायद पता हो, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की घटना, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ऑप्शन है 1919 में, 1935 में, 1906 में या फिर 1909 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। 1909 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार स्थापित किया गया था। ठीक है ना, ठीक है। और ये 1909 में स्थापित किया गया था और इसमें क्या था, पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मौलाना अहमद अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, आगा खान ने या फिर हकीम अजमल खान ने। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी आगा खान है। ठीक है, आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और ये क्वेश्चन पहली सीरीज में भी आया था। मैंने आपको बताया था 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को जो है आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1940 में, 1938 में, 1946 में या फिर 1942 में। तो डी ऑप्शन इज राइट। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 1942 में दिया। ठीक है, कब दिया? 1942 में। किस तारीख को दिया था? तो 7 अगस्त 1942 को दिया था। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को ये फैसला किया गया था। और कहाँ किया था? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में किया गया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव दिया था। ठीक है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। और करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत वापस लौटे थे। तो किस जगह से भारत आए थे वापस? दक्षिण अफ्रीका से, इंग्लैंड से, यूएसए से या फिर रूस से। तो आपको पता होगा ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और यही प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो दिन है प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल और बता देता हूँ। इसी दिन भारत में जो महात्मा गांधी आए थे 1915 में। ठीक है ना, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले की प्रार्थना पर, गोपाल कृष्ण गोखले की प्रार्थना पर ही CF एड्रीव की सहायता से भारत ये लौट के आए थे। ठीक है, उन्होंने अधिवक्ता के रूप में दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक बिताए थे इन्होंने। ठीक है ना, ठीक है। एडवोकेट थे ये। अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं हम लोग। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का परपटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? मतलब सबसे ज्यादा अपनी सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर कौन सा एलिमेंट मिलता है? तो Fe, Na, Al या फिर Mg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट, Al। ठीक है, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा आपकी भूपर्टी पर मिलता है। ठीक है, और आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ, सियाल क्या होता है? सियाल, SiAl, सियाल। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम, मतलब दो चीजें मिलती हैं, सिलिकॉन मिलता है और एल्युमिनियम मिलता है। ठीक है, भूपर्टी पेपर सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? एल्युमिनियम। वैसे भी एल्युमिनियम ही सबसे ज्यादा मिलता है, सिलिकॉन से भी ज्यादा। ठीक है ना, ठीक है। तो आपका एल्युमिनियम मिलता है और सिलिकॉन सियाल इसका नाम दिया गया है। ठीक है, सियाल। तो सियाल से ही बन गया Si और Al। आगे देखते हैं। वायुमंडल की निम्नतम परत कौन सी है? सबसे नीचे की परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है सबसे नीचे की परत है वायुमंडल की और इसी में ही सारी मौसम संबंधी और मानव से रिलेटेड सारी घटनाएं इसी में ही होती हैं। ठीक है,
तो क्षोभ मंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गोदावरी नदी बहती है, ठीक है, गोदावरी नदी बहती है, कहाँ कहाँ से होकर के बहती है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश चारों राज्यों से होकर के बहती है, ठीक है। गोदावरी नदी चारों राज्यों से होकर के बहती है और महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा एरिया इसमें इसका कवर करती है, ठीक है ना, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, ठीक है ना, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। नासिक जिले से ये निकलती है और महाराष्ट्र से होती हुई, और ये आपका देखो महाराष्ट्र में 50% बहती है और शेष कर्नाटक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहती है। 50% तो महाराष्ट्र में ही इसका बहना रहता है। आगे चलते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, कश्मीर में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में जो है कंचनजंगा जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी है और जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये आपके सिक्किम में प्रेजेंट है, ठीक है ना, ठीक है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और इसकी जो अगर हाइट की बात की जाए कंचनजंगा की तो 8598 मीटर है। क्या है? 8598 मीटर, ठीक है। इतनी ऊंची है ये, ठीक है, और सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या फिर कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो है आपकी सोने की खान हट्टी जो है क्या नाम है अवस्थित है। और आपकी एक और है कोलार, ठीक है। कोलार और हट्टी दोनों जो है कर्नाटक में ही स्थित हैं और यहीं से जो है कर्नाटक से जो है 98% जो है सोना जो है यहीं से निकाला जाता है। मतलब 98% सोना भारत का यहीं से ही निकलता, बाकी का 2% और पूरी जगह से निकलता, पर 98% आपका कर्नाटक से मिलता है। आगे देखते हैं। अब आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का टॉपिक शुरू होने वाला है। आपको याद दिला दें कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजना अवकाश, मतलब कि जो आपकी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसमें अवकाश दिया गया था, ठीक है। क्या दिया गया था? अवकाश दिया गया था, ठीक है। तो ये जो अवकाश था, जो त्रिवर्षीय योजना लाई गई थी और ये योजना जो चली थी ये चली थी 1966 से लेकर के 1969 तक, ठीक है। 1966 से 1969 तक चली थी, ठीक है। देखो थर्ड वाली जो पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी कब से कब तक? वो चली थी 1961 से लेकर के 1900 आपकी 66 तक। फिर इसके बाद 3 साल की ये पंचवर्षीय योजना आई थी और उसके बाद अवकाश दे दिया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, ठीक है ना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, ठीक है, कौन से मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। लियोन टीफ का इनपुट आउटपुट मॉडल, हेराल डोमर मॉडल, महाल नोविस का 2-2 सेक्टर मॉडल, महाल नोविस का 4-4 सेक्टर मॉडल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। हॉराल्ड डोमर का मॉडल था, इस पर ही ये योजना मतलब आपकी चली थी, ठीक है। आगे चलते हैं 17 के बाद 18 क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है नहीं, ठीक है। तो बाकी के 3 सही हैं और 1 गलत है, तो नहीं आपको बताना है। ग्रामीण युवाओं को शामिल कर ट्रेनिंग देना, बिल्कुल बात सही है। स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना, ये नहीं है, वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। केवल बीपीएल और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रोजगार प्रदान करना, ठीक है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार पर निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट, ठीक है।
चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं और आप तो समझदार ही हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। चुंगी, चुंगी क्या है? चुंगी एक टैक्स है, टैक्स कलेक्शन सेंटर है, टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर है, या फिर टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो चुंगी एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है, पहले चुंगी के नाम से स्थानीय टैक्स के रूप में ये लिया जाता था। ठीक है, तो जगह जगह चुंगी लगा करके टैक्स वसूला जाता था। पर अब क्या हो गया है कि आपका जीएसटी लागू हो गया है, तो ये जो कर है, इस कर का नाम बदल गया है, ई वे बिल के नाम से ये टैक्स लिया जाता है। ठीक है, अब चुंगी टैक्स हट गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारी क्लास का। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई बनाई जाती है? ठीक है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, ठीक है, एसईबीआई, या फिर सीएलबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होगा, आरबीआई। आरबीआई जो है आपकी मौद्रिक नीति बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? मौद्रिक नीति बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।